क्या आपको कभी हनी बी यानी मधुमक्खी ने काटा है? अगर हाँ, तो आपको ये ख्याल ज़रूर आया होगा कि काश ये बीज ना होती तो मेरा ये हाल ना होता, राइट? लेकिन क्या आपको अंदाज़ा है कि ये सोचना कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है? क्या होगा अगर सच में हनी बीज एक्सटिंक्ट हो जाएं या अचानक गायब हो जाएं? अगर ऐसा हुआ तो हमारा इकोसिस्टम कोलैप्स करने के साथ साथ हम ह्यूमंस का सर्वाइवल भी खतरे में आ जाएगा। पर क्यों? क्या सच में एक छोटी सी मधुमक्खी हमारी लाइफ के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? और क्या सच में हनी बी ना होने से हमारी दुनिया सर्वाइवल के लिए सफ़र करेगी? तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी दुनिया की इमेजिनेशन जो बीज के बिना हो, और देखिए कि नेचर और इंसानी सिविलाइजेशन बिना बीज के कैसे कोलैप्स करती हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि बीज करती क्या हैं, जिससे पता चले कि इनका इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, बीज को नेचर का पॉलिनेटर कहा जाता है। इनका डंक मारने और शहद बनाने के अलावा भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, और वो है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें एक फ्लावर के मेल पार्ट यानी एंथर से पोलन ग्रेन्स उनके फीमेल पार्ट यानी स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र होते हैं। ये प्रोसेस प्लांट के रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसी से नए फ्लावर, सीड्स और फ्रूट्स बनते हैं। बीज, बटरफ्लाई और कुछ बर्ड्स इस प्रोसेस के साइलेंट वॉरियर्स हैं। जब बीज एंथर से नेक्टर कलेक्ट करते हैं तो पोलन ग्रेन्स उनकी बॉडी पर चिपक जाते हैं। फिर जब बीज उड़कर दूसरे फ्लावर पर जाती हैं तो ये पोलन ग्रेन्स फ्लावर के स्टिग्मा में गिर जाते हैं और प्रोसेस पूरा हो जाता है, और इसी प्रोसेस को कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो चलिए अब एक टाइमलाइन के रूप में समझते हैं कि बीज के बिना दुनिया कैसे बदलेगी और हमारी दुनिया को एक पॉलिनेटर की क्यों ज़रूरत है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सारे बीज गायब हो चुके हैं, और गायब होने के पहले दिन नेचर का एक एसेंशियल रिदम रुक जाता है। पहले दिन का फर्क ज़्यादा नोटिसेबल नहीं होता, पर फिर भी एक अजीब सा सन्नाटा छाया होता है। फ्लावर्स अपने पॉलिनेटर का इंतजार करते हैं, लेकिन वो कभी नहीं आते। बीज का मिसिंग होना नेचर के एक एसेंशियल प्रोसेस को डिस्टर्ब करना है। इस डिस्ट्रप्शन की शुरुआत इतनी स्लो है कि इंसानों को इसका एहसास नहीं होता, और फार्मर्स जिनको इसका सबसे ज़्यादा असर होने वाला है वो अभी भी इसे एक टेम्पररी प्रॉब्लम समझ रहे हैं। एक हफ्ते के अंदर फ्लावर्स का लाइफ साइकिल रुक गया है। पॉलिनेशन का नेचुरल साइकिल बंद हो चुका है। कुछ क्रॉप्स और फ्रूट्स जैसे एप्पल्स, चेरीज और ब्लूबेरीज पर असर दिखना शुरू हो चुका है। फार्मर्स समझने लगते हैं कि उनकी फील्ड में कुछ तो सीरियस प्रॉब्लम हो रही है, और इसका असर जल्द ही एक बड़े स्केल पर होने वाला है। एक महीने के बाद बीज के बिना पॉलिनेशन का प्रोसेस ऑलमोस्ट रुक जाता है। जो फ्लावर्स, फ्रूट्स और सीड्स बनाते थे वो अब बंजर रह जाते हैं। ये सिर्फ एक फार्म तक सीमित नहीं होता, बल्कि ग्लोबल फूड सप्लाई चेन का एक मेजर हेड बन जाता है। जो भी सीड्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जो कि डायरेक्टली पॉलिनेशन पर डिपेंड करती हैं, जैसे सरसों, टमाटर, ब्रिंजल, मिर्च, कुकुम्बर, बादाम, अखरोट, काजू, और फ्रूट्स में एप्पल, नाशपाती, चेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, वाटरमेलन, मस्कमेलन और फलों का राजा आम भी, और इसी तरह से बहुत सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स पॉलिनेशन पर डिपेंड करती हैं। अब चूंकि बीज के ना होने से पॉलिनेशन बंद हो चुका है, तो इन सब का प्रोडक्शन ड्रास्टिकली गिर जाता है। अकेले यूरोप की बात करूं तो 264 फसल प्रजातियों में से 84% प्रजातियां और 4000 पौधों की किस्में बीज के जरिए ही पॉलिनेट होती हैं, जिससे सारी फसलों का प्रोडक्शन रेट बहुत तेजी से गिरता है। एक मेजर प्रॉब्लम आने वाली है कॉफ़ी पीने वालों के लिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कॉफ़ी भी पॉलिनेशन से ही प्रोड्यूस होती है। लेकिन अभी तक इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई है, क्योंकि कॉफ़ी स्टॉक में अभी भी अवेलेबल है। बीज के बिना शुरुआत में एक स्लो डिक्लाइन होता है, लेकिन एक महीने के अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने लगती है। प्राइस हाइक के साथ कंज्यूमर्स भी फूड इनसिक्योरिटी फेस करने लगते हैं। एक साल बीत चुका है, और बीज के बिना एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमीज कोलैप्स करना शुरू कर देती हैं। ग्लोबल जीडीपी का एक मेजर पार्ट जो क्रॉप्स और फूड प्रोडक्शन पर डिपेंड करता था, वो खत्म होने लगता है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स और ऑयलसीड जैसे क्रॉप्स जो पॉलिनेशन पर डायरेक्टली डिपेंडेंट हैं, उनका प्रोडक्शन 70 to 90% तक गिर चुका है। अब लोगों को क्लियरली समझ आ चुका है कि एक छोटा सा इंसेक्ट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। गवर्नमेंट्स अब पॉलिनेशन के लिए रोबोटिक टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं, और फार्मर्स अब हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और मैनुअल पॉलिनेशन अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे कुछ प्रोडक्शन तो हो रहा है, लेकिन चूंकि रोबोटिक टेक्नोलॉजी और मैनुअल पॉलिनेशन बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा है,
तो जाहिर सी बात है कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और क्रॉप्स का प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाइक हो चुका है। एक साल के अंदर फूड शॉर्टेज ग्लोबल क्राइसिस बन चुकी है। प्राइसेस तेजी से बढ़ने लगते हैं और सिर्फ रिच लोग फ्रेश प्रोड्यूस अफोर्ड कर पा रहे हैं। मिडिल और लोअर इनकम फैमिलीज प्रोसीड और अनहेल्दी फूड खरीदने पर मजबूर हैं, जिसकी वजह से मेल न्यूट्रिशन और हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। कंट्रीज जो फूड एक्सपोर्ट पर डिपेंड करती थीं, जैसे ब्राज़ील, इंडिया और यूएसए, अब मैसिव इकोनॉमिक लॉसेस फेस कर रही हैं। आलमंड, कॉफ़ी, चॉकलेट और कीवी जैसे क्रॉप्स का एक्सपोर्ट 80% से ज़्यादा डिक्लाइन हो गया है। जीडीपी का एक मेजर पोर्शन जो एग्रीकल्चर से आता था वो अब जीरो होने के करीब है। और एग्रीकल्चर का असर यहाँ तक सीमित नहीं होता, इसका असर इनडायरेक्टली ग्लोबल मार्केट और बाकी इंडस्ट्री पर भी दिखाई देता है। गेहूं, मक्का, राइस जैसे स्टेपल क्रॉप्स भी इनडायरेक्टली अफेक्ट होते हैं, क्योंकि ये क्रॉप्स भी पॉलिनेशन के प्रोसेस के लिए डिपेंडेंट होते हैं। फूड शॉर्टेजेस और आसमान छूते प्राइजेस की वजह से सिटीज में दंगे और प्रोटेस्ट होने लगते हैं। गवर्नमेंट्स पर प्रेशर है कि वो सॉल्यूशन लेकर आएं, लेकिन बीज के बिना एग्रीकल्चर को रिवाइव करना एक इम्पॉसिबल टास्क लगता है। एक साल के अंदर बीज के एब्सेंस ने एग्रीकल्चर को तेजी से कोलैप्स कर दिया है और दुनिया एक फूड शॉर्टेज क्राइसिस के सामने खड़ी है। बट ये तो बस शुरुआत है। 5 साल बाद फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम सिर्फ हम इंसानों तक सीमित नहीं रहती, यह वाइल्ड लाइफ तक पहुंच चुकी है। वाइल्ड लाइफ शाकाहारी एनिमल्स जैसे डियर, रैबिट, जेब्रा, जिराफ और भी बहुत सारे एनिमल्स का प्राइमरी फूड फ्रूट्स और प्लांट्स होता है, पर उनका प्रोडक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो उन्हें अपने सर्वाइवल के लिए फूड रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, जिस वजह से शाकाहारी एनिमल्स जंगल से बहुत तेजी से खत्म होते जा रहे हैं। ये साइकिल एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करेगा, जिसका असर मांसाहारी जानवरों तक पहुंच जाएगा, क्योंकि वाइल्ड लाइफ की एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज पर डिपेंड करती है, जिस वजह से वाइल्ड प्रेडेटर्स जैसे लायन, टाइगर, वुल्फ्स जो कि अपने प्रे के बिना एक्सटिंक्ट होने लग जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी जो एक इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है, अब पूरी तरह से कोलैप्स करने लगती है। फ्रूट बेयरिंग ट्रीज जैसे एप्पल, ऑरेंज और चेरी जो बीज पर डिपेंडेंट थे, उनका लाइफ साइकिल अब रुक गया है। ये पेड़ अब बंजर हो चुके हैं और उनका प्रेजेंस इकोसिस्टम में रिड्यूस हो गया है। हालांकि ह्यूमंस ने अल्टरनेटिव मेथड्स जैसे हाइड्रोफोनिक्स और लैब ग्राउंड क्रॉप्स अडॉप्ट कर लिए हैं, लेकिन ये सॉल्यूशन ग्लोबल स्केल पर फूड प्रोडक्शन के लिए सस्टेनेबल नहीं है। बीज के बिना ह्यूमंस के लिए भी फूड प्रोडक्शन का बैलेंस मेंटेन करना मुश्किल हो गया है। 10 साल बीत चुके हैं और बीज के बिना दुनिया अब एक इरिवर्सिबल क्राइसिस का सामना कर रही है। इस इकोलॉजिकल कोलैप्स का सबसे बड़ा असर अब सोल और क्लाइमेट सिस्टम पर पड़ रहा है। बीज के जाने के बाद नेचर का सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल अब बंद हो चुका है और जो असर धीरे धीरे स्टार्ट हुआ था अब वो कैटास्ट्रोफिक लेवल तक पहुंच गया है। 10 साल के अंदर क्लाइमेट सिस्टम को कोलैप्स होने लगता है। मोस्ट ऑफ द ट्रीज और प्लांट्स ना होने पर ऑक्सीजन लेवल काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एनवायरनमेंट में बढ़ती जा रही है, क्योंकि ट्रीज और प्लांट्स ना होने से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पूरा नहीं हो पा रहा है। इस रीजन की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस रैपिडली इंक्रीज करती हैं और ग्लोबल टेम्परेचर्स डेंजरस लेवल तक बढ़ने लगते हैं। इस वक्त तक वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन अपने पीक पर पहुंच गया है। पहले वाइल्ड फ्लावर्स और प्लांट एक्सटिंक्ट हुए, फिर शाकाहारी और मांसाहारी एनिमल्स भी। ये चेन रिएक्शन अब इकोसिस्टम के हर एलिमेंट्स को खत्म कर रहा है। 50 साल बाद, 50 साल के अंदर ह्यूमन सिविलाइजेशन अपने अंत के करीब है। 20 के बिना शुरू हुई ये एक साइलेंट एपोक्लिप्स थी जो अब एक फुल स्केल एक्सटिंक्शन बन चुकी है। एक छोटी सी चीज जो हमने इग्नोर की पूरी दुनिया के कोलैप्स का कारण बनी। 20 का होना सिर्फ नेचर का एक पार्ट नहीं बल्कि हमारे एग्जिस्टेंस की एक शर्त थी, लेकिन हमने उनकी वैल्यू तब समझी जब वो हमेशा के लिए चले गए। ये कोई रियलिटी नहीं थी, ये जस्ट एक इमेजिनेशन थी, ये समझने के लिए कि हमारी लाइफ में हनी बी का क्या रोल और इम्पोर्टेंस है। इस वक्त बीज का एक्सटिंक्शन एक अलार्मिंग इशू है जो प्राइमरली ह्यूमन एक्टिविटीज और एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से हो रहा है। खासतौर पर 2015 के बाद बीज की आबादी और शहद के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। बी इन्फॉर्म पार्टनरशिप पोल के मुताबिक 2018-19 की सर्दियों में बीज की तादाद में 37% तक गिरावट देखी गई है और 2022 में 40% तक। इसका मतलब ये है कि बीज की तादाद लगातार गिरती जा रही है, जिस वजह से ह्यूमन सिविलाइजेशन पर इसके इफेक्ट्स की पॉसिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। बीज की संख्या में गिरावट के कई रीजंस हैं और उनमें से सबसे बड़ा रीज़न है यूजेस ऑफ पेस्टिसाइड्स। मॉडर्न एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड्स और हार्बिसाइड्स का यूज़ एक्सट्रीमली किया जा रहा है, इसलिए कि फसल अच्छी तरह से ग्रो करे।
बट ऐसा करना लॉन्ग टर्म में कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है इसका अंदाजा फार्मर्स को नहीं है। पेस्टिसाइड्स के साइड इफेक्ट का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक रिपोर्ट के मुताबिक ओरेगन में 50,000 मधुमक्खियां मारी गईं और वो भी सिर्फ पेस्टिसाइड्स की वजह से। द यूरोपियन फूड सेफ्टी एजेंसी ने 2018 में ये कंफर्म किया कि बीज के मरने के पीछे एक पर्टिकुलर टाइप का फर्टिलाइजर है जिसका नाम है नियोनिकोटिनॉइड्स। इस केमिकल का यूज फसलों में कीड़ों को मारने के लिए किया जाता है। नियोनिकोटिनॉइड्स जैसे केमिकल्स डायरेक्टली बीज के नर्वस सिस्टम को डैमेज करते हैं जिसकी वजह से बीज का नेविगेशन सिस्टम फेल हो जाता है। कॉलोनीज के अंदर रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है, यहाँ तक कि जो उनका बुनियादी काम है यानी फूल ढूंढना और फूड कलेक्ट करना उसको पूरी तरह से भूल जाती हैं और फूड कलेक्ट ना कर पाने की वजह से मर जाती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की एक स्टडी के मुताबिक नियोनिकोटिनॉइड्स का हाई एक्सपोजर हनी बी के सर्वाइवल रेट को 50% तक रिड्यूस कर देता है। और दूसरा रीजन है हैबिटेट लॉस। अर्बनाइजेशन और डिफोरेस्टेशन की वजह से नेचुरल हैबिटेट जोन रैपिडली डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। बीज का सर्वाइवल फ्लोरा डाइवर्सिटी पर डिपेंड करता है, यानी ऐसे एरिया में जहां एक जगह पर वैरायटी ऑफ प्लांट्स और फ्लावर्स मौजूद हों। लेकिन मोनोकल्चर फार्मिंग की वजह से यानी एक एरिया में एक ही टाइप की खेती करने की वजह से नेचुरल प्लांट्स और वाइल्ड फ्लावर्स की कमी होती जा रही है। ग्रासलैंड और फॉरेस्ट जो बीज के नेस्टिंग और फॉरेजिंग के लिए ज़रूरी है उनका एरिया कम हो रहा है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की एक रिपोर्ट के मुताबिक वाइल्ड बी स्पीसीज के हैबिटेट का 73% पिछले 50 सालों में डिस्ट्रॉय हो चुका है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट में 2012 से 2021 के बीच ग्रासलैंड का 32 मिलियन एकड़ एरिया एग्रीकल्चर और अर्बनाइजेशन के लिए कन्वर्ट किया गया। और जब ऐसा हो रहा है तो बीज की तादाद में कमी आनी ही आनी है। इस तरह के ऐसे कई रीजन हैं जो बीज के खत्म होने का कारण हैं। लेकिन इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आखिर बीज को बचाया कैसे जाए? एक्चुअली बीज को बचाने के लिए कलेक्टिव एफर्ट्स की जरूरत है जो गवर्नमेंट पॉलिसीज, फार्मिंग प्रैक्टिसेस और इंडिविजुअल एक्शन के कॉम्बिनेशन से पॉसिबल है। सबसे पहले हमें पेस्टिसाइड्स के यूजेस को कंट्रोल करना होगा, नियोनिकोटिनॉइड्स और हार्मफुल केमिकल्स के यूज को बैन करना होगा और हमें चाहिए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड का यूज करें। और दूसरा ये कि वाइल्ड फ्लावर्स और नेटिव प्लांट्स को ग्रो करके बीज के लिए सेफ और डाइवर्स हैबिटेट्स बनाएं। रोड साइड, गार्डन्स और बैरन लैंड्स में भी फ्लोरिंग प्लांट्स लगाए जाएं। इस तरह के छोटे छोटे एफर्ट्स से हम बीज की हेल्प कर सकते हैं और काफ़ी हद तक उन्हें बचा सकते हैं। बीज एक छोटी सी स्पीसीज ज़रूर है लेकिन इस दुनिया के लिए बड़ी ज़रूरत है। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो आने वाली नस्लें सिर्फ बुक्स और डॉक्यूमेंट्रीज में बीज के बारे में पढ़ेंगी। मगर अभी भी वक्त है। छोटे एफर्ट्स जैसे एक प्लांट लगाना, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करना और नेचर के साथ बैलेंस में जीना एक बड़ा फ़र्क ला सकता है। बीज को बचाएं क्योंकि उन्हें बचाना ज़िंदगी को बचाना है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।